किसी को वो पुराने दिन याद हैं? मेरा मतलब है जब बैंक से अपने ही पैसे निकालने के लिए आधा दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। हाँ बिल्कुल। वो भी एक लंबी कतार में खड़े होकर। वही तो। और वो भी उसी खास ब्रांच के अंदर जाना पड़ता था जहां खाता खोला गया हो। एक लंबा सा फॉर्म भरना, फिर वो एक पीतल का टोकन लेकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना। वो इंतजार तो खत्म ही नहीं होता था। सच में उस समय कैशियर के पास रखा हुआ वो लोहे का भारी भरकम बक्सा ही पैसों की पूरी दुनिया हुआ करता था। अगर उस बक्से में कैश खत्म तो समझो काम खत्म। बिल्कुल, और अगले दिन फिर से वही चक्कर। लेकिन जरा सोचिए, आज वो लोहे का बक्सा और वो पूरी की पूरी बैंक ब्रांच हवा में घुल चुकी है। वो सब हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन में सिमट गई हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम ने ईंट पत्थर की इमारतों से निकलकर कोड्स और डेटा के रूप में अपना रूप बदला। ये बदलाव सच में बहुत गहरा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये क्रांति केवल इंटरनेट या स्मार्टफोन्स के आ जाने से नहीं हुई। अच्छा, तो फिर शुरुआत कहाँ से हुई? अगर हम इस पूरे विकास क्रम की जड़ों में जाएं, तो इसकी असली नींव कोर बैंकिंग तकनीक या सीबीएस ने रखी थी। इस तकनीक के बिना आज का कोई भी डिजिटल चमत्कार संभव ही नहीं था। तो इस सब का मतलब क्या है? कोर बैंकिंग ने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं हो रहा था? इसे ऐसे समझिए, कोर बैंकिंग से पहले हर बैंक ब्रांच अपने आप में एक अलग द्वीप की तरह थी, मतलब एक आइलैंड। कोई कनेक्शन नहीं। बिल्कुल। अगर किसी ने दिल्ली की किसी ब्रांच में खाता खोला है तो उसका सारा रिकॉर्ड, उसका लेजर उसी ब्रांच के एक मोटे से रजिस्टर में भौतिक रूप से मौजूद होता था। वो लाल रंग की जिल्द वाले रजिस्टर है ना? हाँ, वही वाले। अब अगर वो व्यक्ति मुंबई जाकर अपने ही बैंक की किसी दूसरी ब्रांच से पैसे निकालना चाहे तो मुंबई वाली ब्रांच को पता ही नहीं होता था कि उस खाते में कितने पैसे हैं। भौतिक लेजर को एक केंद्रीकृत डिजिटल सर्वर में बदल दिया। अब डेटा किसी एक ब्रांच में नहीं बल्कि बैंक के मुख्य सर्वर पर था। इसने एक ही दिन में लाखों ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में प्रोसेस करना संभव बनाया। यानी कोर बैंकिंग ने खाते को ब्रांच की कैद से आजाद कर दिया। एकदम सही। और इसी आजादी का जो सबसे पहला और सबसे भौतिक रूप हमें देखने को मिला वो था एटीएम, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, शुरुआत में तो लोगों को लगा कि ये कोई जादू है। एक समय था जब एटीएम को सिर्फ एक कैश निकालने वाला डब्बा समझा जाता था, लेकिन इसके काम करने का तरीका बहुत जटिल है। बिल्कुल। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा कि एटीएम मुख्य रूप से 3 तरह से काम करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ऑनलाइन एटीएम, जो सीधे बैंक के केंद्रीय सर्वर से जुड़े होते हैं और जैसे ही कार्ड डाला जाता है वे तुरंत खाते का बैलेंस चेक करते हैं। और आज के समय में लगभग हर जगह हमें नेटवर्क्ड एटीएम ही देखने को मिलते हैं। और इन्हीं नेटवर्क्ड एटीएम्स ने कहीं भी कभी भी बैंकिंग को जमीनी हकीकत बनाया। भारत में यह चमत्कार एनपीसीआई द्वारा संचालित नेशनल फाइनेंशियल स्विच या जिसे एनएफएस कहते हैं उसके माध्यम से संभव हुआ है। ये एनएफएस असल में करता क्या है? एनएफएस एक विशाल डिजिटल पुल की तरह है जो देश के लगभग सभी एटीएम और बैंकों को एक साथ जोड़ता है। इसी नेटवर्क की बदौलत अगर किसी का खाता एक बैंक में है तो वह बेझिझक किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर अपना कार्ड डाल सकता है। पीछे सर्वर के स्तर पर ये बैंक एनएफएस के जरिए चंद सेकंड्स में एक दूसरे से बात करते हैं, खाता चेक करते हैं और मशीन से कैश बाहर आ जाता है। बिल्कुल। ग्राहक को पता भी नहीं चलता कि पीछे कितनी जटिल प्रक्रिया हुई है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है, ऑफलाइन एटीएम। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। वो क्यों? मतलब अगर कोई मशीन बैंक के सर्वर से जुड़ी ही नहीं है तो पैसे कैसे दे सकती है? क्या इसमें बैंक को नुकसान नहीं होगा अगर मेरे खाते में पैसे नहीं है और मशीन ने दे दिए तो? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, ऑफलाइन एटीएम्स ऐसे इलाकों में लगाए जाते थे जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी या टेलीकॉम नेटवर्क बहुत अस्थिर होता था। अच्छा, सुदूर गांवों या पहाड़ी इलाकों में? हाँ, इनमें जोखिम को प्रबंधित करने के लिए बैंक एक हार्ड कोडेड सीमा तय कर देते थे। यानी मशीन को निर्देश होता था कि वो प्रति कार्ड एक तय छोटी सी रकम से ज्यादा ना निकाले, मान लीजिए 2000 रुपए। तो नुकसान का जोखिम कम हो गया। बिल्कुल। और जब दिन के अंत में नेटवर्क वापस आता था तो मशीन सारे ट्रांजैक्शंस का डेटा एक साथ बैंक के सर्वर पर अपडेट कर देती थी। ये पूरी तरह से जोखिम और सुविधा के बीच का एक संतुलन था। ये समझ में आता है, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि हम जिन एटीएम से पैसे निकालते हैं जरूरी नहीं कि वे सारे बैंकों के ही हों। यहीं पर गैर बैंकिंग संस्थाओं का प्रवेश होता है और व्हाइट लेबल एटीएम
या WLA की अवधारणा सामने आती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम असल में जेनरिक दवाइयों की तरह है। जेनेरिक दवाइयाँ, बहुत बढ़िया तुलना है। हाँ, जैसे किसी मेडिकल स्टोर पर जाने पर बिना किसी बड़े ब्रांड नाम वाली लेकिन पूरी तरह से असरदार दवा मिल जाती है, वैसे ही इन एटीएम पर किसी जाने माने बैंक का लोगो या ब्रांडिंग नहीं मिलेगी। टाटा कम्युनिकेशंस या इंडिया वन जैसी कंपनियां इन मशीनों को खरीदती हैं, लगाती हैं और चलाती हैं। सही कहा। ये किसी भी जेनरिक स्टोर की तरह हर बैंक के ग्राहक को अपनी सेवाएं देते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य भारत के टियर 1 से लेकर टियर 6 शहरों और उन सुदूर गांवों तक एटीएम पहुंचाना है जहां पारंपरिक बैंक अपनी मशीनें लगाने में बहुत ज्यादा खर्च महसूस करते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका रेवेन्यू मॉडल कैसे काम करता है। हाँ, अगर ये कंपनियां बैंक नहीं हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करके मशीनें क्यों लगा रही हैं? इन्हें क्या फायदा है? इन WLA ऑपरेटरों को बैंकिंग की भाषा में एक्वायर कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति इन मशीनों का उपयोग करके नकद निकालता है तो उस व्यक्ति का मूल बैंक इस ऑपरेटर को एक तय इंटरचेंज फीस देता है। अरे वाह, यानी ग्राहक का काम मुफ्त में हो गया, लेकिन पीछे बैंक ने उस जेनेरिक एटीएम कंपनी को सेवा शुल्क दे दिया। बिल्कुल। इसके अलावा ये मशीनें अपनी स्क्रीन पर विज्ञापन दिखाकर भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। ये तो व्हाइट लेवल की बात हुई। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा बैंक है, वो चाहता है कि गली गली में उसका ब्रांड, उसका लोगो दिखे, लेकिन साथ ही वो हजारों मशीनें खरीदने, उनके खराब होने पर मैकेनिक बुलाने और रोजमर्रा के झंझटों से भी बचना चाहता है। क्या इसका कोई बीच का रास्ता है? बिल्कुल है, और उसी बीच के रास्ते को ब्राउन लेबल एटीएम कहा जाता है। ब्राउन लेबल में काम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 2 हिस्से कैसे? मशीन का हार्डवेयर, उसे लगाना, उसकी मरम्मत और रोजमर्रा का रखरखाव किसी प्राइवेट कंपनी यानी सर्विस प्रोवाइडर के जिम्मे होता है। लेकिन उस मशीन के अंदर जो नकद डाला जाता है और जो बैंकिंग नेटवर्क से सुरक्षित कनेक्टिविटी होती है, वो किसी स्पॉन्सर बैंक की होती है। अच्छा, इसीलिए उस मशीन के ऊपर एक बड़े से बोर्ड पर उसी स्पॉन्सर बैंक का लोगो लगा होता है। हाँ, ग्राहक को लगता है कि वो सीधे बैंक की मशीन इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पर्दे के पीछे सारा मेहनत वाला काम कोई और कंपनी कर रही होती है। ये तो बहुत ही चतुर व्यवस्था है। अब जब एटीएम हर नुक्कड़ पर पहुंच गए हैं, तो वे केवल नकद उगलने वाले डिब्बे बनकर नहीं रह सकते थे, उन्हें और अधिक स्मार्ट होना पड़ा। और यहीं से हम स्मार्ट मशीनों और कैश रिसाइकलर्स की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, मैंने भी इनके बारे में पढ़ा है। अब ग्राहक इन मशीनों में न सिर्फ पैसे निकाल सकते हैं, बल्कि एक साथ कई नोट डालकर तुरंत अपने खाते में जमा भी कर सकते हैं। बल्क नोट एक्सेप्टर्स, सही कहा। और कैश रिसाइकलर की सबसे बड़ी ताकत इसका वो चक्र है जिसे ये बनाता है। सोचिए, एक पारंपरिक एटीएम के लिए बैंक को हर कुछ दिनों में हथियारों से लैस गार्ड्स के साथ एक कैश वैन भेजनी पड़ती थी, जो कि बहुत महंगा और जोखिम भरा काम है। बहुत ज्यादा। लेकिन कैश रिसाइकलर में सुबह जो ग्राहक आकर अपने खाते में नकद जमा करता है, मशीन उसी नकद को अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है, और शाम को जब कोई दूसरा ग्राहक पैसे निकालने आता है तो मशीन वही जमा किया हुआ पैसा उसे दे देती है। मतलब मशीन अपना पेट खुद भर रही है। बिल्कुल। इससे बैंकों की कैश मैनेजमेंट की जो भारी भरकम लागत थी, वो काफी हद तक गिर गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। मशीन के पास कोई इंसान नहीं बैठा है जो नोटों को रोशनी में करके देख सके। अगर लोग इनमें नकली नोट या फटे पुराने नोट डालने लगे, तो क्या इससे धोखाधड़ी का बहुत बड़ा खतरा नहीं बढ़ जाता? ये डर स्वाभाविक है। मतलब मशीन कैसे तय करेगी कि नोट असली है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो तकनीक ने इंसानी आंखों से कहीं ज्यादा सटीकता से इस खतरे को संभाला है। सच में? हाँ, ये मशीनें सिर्फ कागज का आकार नहीं मापती, इनके अंदर एडवांस्ड ऑप्टिकल और मैग्नेटिक सेंसर्स लगे होते हैं। वे हर एक नोट की छपाई, उसके अंदर के सुरक्षा धागे और मैग्नेटिक स्याही की जांच सेकंड के कुछ हिस्सों में करती हैं। बाप रे, इतना सब कुछ पलक झपकते ही? हाँ, और अगर कोई भी नोट संदिग्ध लगता है तो मशीन उसे तुरंत बाहर फेंक देती है या अलग से एक सस्पेक्ट बिन में डाल देती है। कमाल है। और सिर्फ नकली नोट ही नहीं, सुरक्षा का एक और पहलू है जिससे मुझे हमेशा डर लगता है, हैकर्स। साइबर सुरक्षा। हाँ, अगर कोई मशीन सड़क किनारे लावारिस खड़ी है, तो कोई भी उसमें कंप्यूटर प्लग करके उसे हैक कर सकता है या ग्राहकों का डेटा चुरा सकता है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इन स्मार्ट मशीनों के लिए बेहद सख्त साइबर सुरक्षा नियंत्रण अनिवार्य कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, हर एटीएम के सॉफ्टवेयर में बायोस पासवर्ड होता है। बायोस पासवर्ड?
इसका मतलब है कि कोई भी हैकर मशीन के बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मशीन के सारे बाहरी यूएसबी पोर्ट्स को डिसेबल रखा जाता है ताकि कोई पेन ड्राइव डालकर वायरस न डाल सके। अच्छा, तो वो पूरी तरह से सील होती है। बिल्कुल। इसके अलावा डेटा चोरी को रोकने के लिए एंटी स्किमिंग तकनीक लगाई गई है। वो जो कार्ड की क्लोनिंग होती थी। हाँ, पहले लोग कार्ड के मैग्नेटिक स्ट्राइप को कॉपी कर लेते थे, लेकिन अब ईएमवी चिप वाले कार्ड्स आ गए हैं। मैग्नेटिक स्ट्राइप पुराने कैसेट टेप की तरह था। डेटा एक बार लिख दिया गया तो हमेशा वही रहता था, जिसे कॉपी करना आसान था। और चिप? ईएमवी चिप एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर है। हर बार जब कार्ड मशीन में जाता है तो वो चिप एक नया डायनामिक कोड जनरेट करती है, जिसे क्रिप्टोग्राम कहते हैं। यानी अगर कोई उस कोड को चुरा भी ले तो वो अगली बार काम नहीं आएगा। एकदम सही। ये तो कार्ड की बात हुई, लेकिन जब बात पहचान की आती है तो तकनीक तो मानो साइंस फिक्शन फिल्मों को भी पीछे छोड़ रही है। बिल्कुल, बायोमेट्रिक्स का क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग तो अब आम बात है, लेकिन मैंने पढ़ा कि अब डायनेमिक सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी आ गया है। ये केवल ये नहीं देखता कि हस्ताक्षर कैसा दिख रहा है, बल्कि ये मापता है कि आपने पेन को किस गति से घुमाया और स्क्रीन पर कितना दबाव डाला। हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उस दबाव और गति की सटीक नकल करना लगभग असंभव है। बिल्कुल। और इसके साथ ही आवाज की पहचान और हाथ की ज्यामिति यानी हैंड ज्योमेट्री का भी उपयोग हो रहा है, जहां स्कैनर उंगलियों की लंबाई, चौड़ाई और हाथ के आकार का एक 3D मैप बना लेता है। अरे वाह! लेकिन सुरक्षा की सबसे चरम और हैरान करने वाली तकनीक कुछ और ही है। हाँ, वेन रिकग्निशन। ये तो सच में किसी जासूसी फिल्म का हिस्सा लगता है। वेन रिकग्निशन यानी नसों की पहचान, ये तकनीक इस समय सबसे सुरक्षित मानी जा रही है। ये काम कैसे करती है? इसमें स्कैनर एक इंफ्रारेड बीम का उपयोग करता है। जब ये रोशनी त्वचा पर पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर नसों में बहने वाला डीऑक्सीजनेटेड खून उस इंफ्रारेड रोशनी को सोख लेता है। अच्छा, तो अंदर का नक्शा बन जाता है। हाँ, इससे कैमरे में नसों के पैटर्न का एक बहुत ही स्पष्ट गहरा नक्शा बन जाता है। हाँ। अब चूंकि ये पैटर्न शरीर के अंदर है और इसके काम करने के लिए नसों में खून का बहना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति नकली उंगली या किसी तस्वीर का इस्तेमाल करके इसे धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। त्वचा के नीचे बहने वाले खून को स्कैन करना, यानी अब आपका शरीर, आपकी धड़कन ही आपका सबसे सुरक्षित पासवर्ड है। ये सच में अद्भुत है और बहुत सुरक्षित भी। खैर, अब भौतिक नकद और इन स्मार्ट मशीनों की दुनिया से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा दौर जहां नकद पूरी तरह से डिजिटल या यूं कहें कि अदृश्य हो गया है। आप वॉलेट्स की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है वॉलेट्स और प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी की शुरुआत क्रेडिट और डेबिट कार्ड से हुई थी, लेकिन अब हम NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स तक पहुंच गए हैं, जिन्हें टैप एंड गो कहते हैं। हाँ, कार्ड मशीन के पास ले जाओ, रेडियो फ्रीक्वेंसी से डेटा एक्सचेंज होता है और पेमेंट हो जाता है। पिन डालने की भी जरूरत नहीं होती छोटी रकम के लिए। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम मोबाइल वॉलेट और PPI यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। PPI आज के समय में बहुत आम हो गए हैं। हाँ, जब मैं PPI सुनता हूँ तो दिमाग में तुरंत पेटीएम या मोबीक्विक का नाम आता है। ये वॉलेट्स असल में हमारे भौतिक बटुए का ही डिजिटल रूप है, जो हमारे कार्ड या बैंक की जानकारी को सुरक्षित एन्कोडेड फॉर्मेट में फोन में सेव रखते हैं। सही कहा, लेकिन इन्हें लेकर कई जटिल नॉर्म है, जैसे क्लोज सिस्टम PPI। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आपके किसी पसंदीदा बुक स्टोर या कॉफी शॉप के गिफ्ट कार्ड की तरह है। ये तुलना इसके काम करने के तरीके को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है ना? आप उस कॉफी शॉप के गिफ्ट कार्ड में पैसे डाल सकते हैं, उससे कॉफी खरीद सकते हैं, लेकिन आप उस कार्ड को किसी ATM में डालकर वापस नकद नहीं निकाल सकते। और ना ही आप उस कार्ड से बगल वाली दुकान से कोई और सामान खरीद सकते हैं। बिल्कुल, वो कार्ड उसी कॉफी शॉप के सिस्टम के अंदर क्लोज्ड यानी बंद है। और इसी क्लोज्ड प्रकृति के कारण ही रिजर्व बैंक इसे असल में पेमेंट सिस्टम नहीं मानता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि यह पैसा व्यापक अर्थव्यवस्था में नहीं घूम रहा है, इसलिए इससे कोई व्यवस्थागत जोखिम नहीं है, कोई सिस्टेमिक रिस्क नहीं है, और इसीलिए इसके लिए रिजर्व बैंक से किसी विशेष मंजूरी की जरूरत भी नहीं होती। ये तो समझ आता है। लेकिन जब हम सेमी क्लोज्ड या ओपन सिस्टम PPI की बात करते हैं तो खेल बदल जाता है। यहाँ पैसा बड़े पैमाने पे घूमता है, इसलिए कड़े नियम लागू होते हैं। मैंने पढ़ा कि इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्मॉल PPI और फुल KYC PPI। बिल्कुल, स्मॉल PPI वो होते हैं जिन्हें बहुत ही न्यूनतम जानकारी के साथ खोला जाता है, जैसे सिर्फ एक मोबाइल नंबर
और OTP। तो इसमें जोखिम ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पहचान पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, इसलिए जोखिम को कम करने के लिए इसमें लिमिट्स लगाई गई हैं। आप इसमें महीने में अधिकतम 10,000 रुपए तक ही लोड कर सकते हैं। सिर्फ 10,000? हाँ, आप इससे ऑनलाइन या दुकानों पर सामान खरीद सकते हैं, लेकिन इससे नकद नहीं निकाल सकते और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का एक तरीका है। और फुल KYC PPI इसके बिल्कुल उलट है। जी हाँ। मान लीजिए किसी ने वीडियो KYC के जरिए अपना पूरा सत्यापन करवा लिया है, अपना पैन कार्ड और आधार दिखा दिया है, तो वो फुल KYC PPI बन जाता है। बिल्कुल। जैसे ही बैंक या वॉलेट ऑपरेटर को पूरा भरोसा हो जाता है कि ग्राहक कौन है, सीमाएं बढ़ा दी जाती हैं। कितनी बढ़ जाती हैं? फुल KYC वॉलेट में आप 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं। इसमें आप न केवल बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, बल्कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और एक तय सीमा तक ATM या पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से नकद भी निकाल सकते हैं। मतलब ये लगभग एक बैंक खाते जैसा ही काम करने लगता है। काफी हद तक। इसके अलावा मास ट्रांजिट सिस्टम जैसे मेट्रो या बसों के कार्ड, उनके लिए भी अलग से PPI होते हैं। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि परिवहन के दौरान लाखों लोगों की भीड़ में पेमेंट सेकंड्स में हो जाए और कोई देरी ना हो। तो अब तक की यात्रा में हमने देखा कि हमारा लेजर डिजिटल हुआ, फिर पैसे निकालने के लिए मशीनें आईं और अब हमारा बटुआ ही हमारे फोन के अंदर आ गया है। एक बहुत लंबा सफर। हाँ, अब अगर पैसा डिजिटल कोड में बदल चुका है और फोन से हर जगह भेजा जा सकता है, तो फिर उस ईंट पत्थर वाली बैंक ब्रांच की क्या जरूरत रह गई है? सही सवाल है। यहीं से बिना ब्रांच वाले बैंकों का जन्म होता है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और नियो बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग ने भी एक लंबा सफर तय किया है। हाँ, शुरुआत में तो ये सिर्फ जानकारी देने तक सीमित था। बिल्कुल, वो बेसिक लेवल था, जहां बैंक की वेबसाइट सिर्फ एक डिजिटल ब्रोशर की तरह काम करती थी। आप सिर्फ जानकारी पढ़ सकते थे। फिर आया सिंपल लेवल, जहां आप अपना अकाउंट बैलेंस या पिछला स्टेटमेंट देख सकते थे, लेकिन पैसा हिला नहीं सकते थे। और आज तो सब कुछ फोन पर है। हाँ, आज हम फुली ट्रांजैक्शनल लेवल पर है, जहां शेयर बाजार में निवेश करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन जब हम डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ही सीमित रह जाता है। जो कि सही नहीं है। लाखों लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। उनके लिए USSD यानी *99# सेवा एक बहुत बड़ी क्रांति रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। आप एक साधारण से फीचर फोन से बिना किसी इंटरनेट के *99# डायल करके अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं या किसी को पैसे भेज सकते हैं। ये भारत में वित्तीय समावेशन का एक बहुत बड़ा लेकिन अक्सर अनदेखा किया गया नायक है। बिल्कुल, तकनीक की असली सफलता तभी है जब वो आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। और इसी तकनीकी प्रगति ने आज एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट खड़ा कर दिया है, नियो बैंकिंग। नियो बैंक्स, ये तो आजकल हर जगह छाए हुए हैं। हाँ, ये ऐसे बैंक हैं जिनकी दुनिया में कोई भी भौतिक ब्रांच नहीं है, कोई संगमरमर की इमारत नहीं है। ये 100% डिजिटल है। जैसे जुपिटर, फाई या रेजर पे एक्स, ये नाम आज के युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। सही कहा। जब मैं नियो बैंक्स के काम करने के तरीके को समझ रहा था, तो मुझे एक बात ने बहुत हैरान की। क्या? हम सोचते हैं कि ये पूरी तरह से नए स्वतंत्र बैंक हैं, लेकिन असल में भारत में ज्यादातर नियो बैंक्स के पास अपना कोई पारंपरिक बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सवाल ये है कि अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वे बैंक कैसे चला रहे हैं? तो जवाब ये है कि वे पारंपरिक पुराने बैंकों के साथ पार्टनरशिप करते हैं पीछे के काम के लिए। हाँ, यानी पीछे जो कोर बैंकिंग सर्वर है, जो सुरक्षा है और जहां आपका पैसा असल में रखा है, वो कोई 100 साल पुराना पारंपरिक बैंक ही है। और आगे का काम? लेकिन आगे जो ऐप आपको दिखता है, जो रंगीन ग्राफिक्स, जो शानदार कस्टमर सर्विस और जो आपके खर्चों का विश्लेषण आपको मिलता है, वो नियो बैंक का होता है। वे बस एक बहुत ही आधुनिक डेटा ड्रिवन फ्रंट एंड या चेहरा है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि कोई पुराना स्थापित बैंक किसी नए स्टार्टअप को अपने बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल क्यों करने देगा? हाँ, उन्हें क्या पड़ी है? इसका जवाब सिम्बायोसिस या सहजीविता में छिपा है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वो कैसे? पारंपरिक बैंकों के पास लाइसेंस है, पूंजी है और लोगों का भरोसा है, लेकिन वे अक्सर तकनीक के मामले में धीमे होते हैं और उनका यूजर इंटरफेस पुराने जमाने का लगता है। हाँ। इस वजह से वे नए
टेक सैवी युवाओं को, जेनजी को आकर्षित नहीं कर पाते। और नियो बैंक्स के पास वो तकनीक है। बिल्कुल। दूसरी तरफ नियो बैंक्स के पास बेहतरीन तकनीक और डिजाइन है, लेकिन लाइसेंस नहीं है, इसलिए वे दोनों हाथ मिला लेते हैं। नियो बैंक्स इस बात का प्रमाण है कि बैंकिंग के बाजार में प्रवेश करने की बाधाएं अब कितनी कम हो गई हैं। मतलब बैरियर टू एंट्री एकदम गिर गया है। हाँ, पहले एक बैंक खोलने के लिए अरबों रुपए और सैकड़ों इमारतें चाहिए होती थीं। आज अगर आपके पास बेहतरीन सॉफ्टवेयर और एक स्पॉन्सर बैंक है, तो आप बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं। क्योंकि आज के ग्राहक को अपनी शान दिखाने के लिए भारी भरकम लॉकर रूम नहीं चाहिए। उसे एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए जो उसके पैसे को आसानी से ट्रैक कर सके। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, हमने देखा कि कैसे बैंक एक जमाने में एक जगह का नाम हुआ करता था जहां हमें चलकर जाना पड़ता था। फिर कोर बैंकिंग आई जिसने लेजर को डिजिटल किया। एटीएम ने उस बैंक को हमारी गली के नुक्कड़ तक पहुंचा दिया। और फिर वो एटीएम स्मार्ट हो गए। हाँ, वो स्मार्ट हो गए और नसों की पहचान जैसी सुरक्षा के साथ कैश रिसाइकिल करने लगे। उसके बाद कार्ड्स और वॉलेट्स ने उस भौतिक नकदी को ही गायब कर दिया। और अंत में नियो बैंक्स ने बैंक की उस भौतिक इमारत को पूरी तरह से डिजिटल कोड में बदल दिया। और इस पूरी डिजिटल यात्रा में जब पैसा अदृश्य हो जाता है, तो एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वो है ग्राहक का भरोसा। भरोसा तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। जब आप पैसे को अपने हाथ में नहीं देख सकते, तो उसे खोने का डर सबसे बड़ा होता है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 में टर्न अराउंड टाइम या टीएटी और ग्राहक मुआवजे के बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। हाँ, ये बहुत जरूरी कदम था। हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले को मिलते नहीं हैं। इस स्थिति में ग्राहक घबरा जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं उस वक्त। हाँ, तो इन दिशा निर्देशों के तहत फेल हुए ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक ने एक सख्त समय सीमा तय कर दी है। अगर उस समय सीमा के अंदर ग्राहक का कटा हुआ पैसा वापस उसके खाते में नहीं आता है, तो बैंकों को हर दिन के हिसाब से एक तय जुर्माना या मुआवजा सीधे ग्राहक को देना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छा नियम है। इस एक नियम ने डिजिटल बैंकिंग में लोगों का भरोसा बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब आपका पैसा हवा में तारों और सर्वरों के बीच दौड़ रहा हो, तो एक मजबूत नियामक सुरक्षा जाल का होना ही आपको रात में चैन की नींद सोने देता है।